Hello everyone, good morning. How are you? I think you are fine. So today's topic is some natural resources are limited. Some natural resources are limited. That means ऐसे natural resources जो अभी limited हो गए हैं, यानी कि वो खत्म होने वाले हैं. ठीक है, चलो let's start. You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible, like fossil fuels, forest, minerals, etc. इसके अलावा भी और कौन से होते हैं? नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम, कोल. अंडरस्टैंड? तो ये सब क्या है? आर द नेचुरल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो खत्म होने वाले हैं. चलिए अब दूसरा देखते हैं. You know that the coal and the petroleum, okay, coal and the petroleum are the fossil fuels. ये भी हमने जान लिए थे. कोल एंड पेट्रोलियम क्या है? ये फॉसिल फ्यूल्स है. It required the dead organism millions of years to get converted into this fuel. यानी इसको फ्यूल में बदलने के लिए कितने साल लगे? Millions of years. Understood? ये भी हमने देखा था. On the other hand, the known reserves of these will last only a few hundreds years. यानी कि अभी इसको अगर हम रिजर्व्स में नहीं रखेंगे, अगर इसका इस्तेमाल हम वेस्टफुली नहीं करेंगे, तब क्या हो जाएंगे? और वेस्टफुल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये फ्यू हंड्रेड ईयर्स तक ये बचे रहेंगे, उसके बाद में ये खत्म हो जाएंगे, है ना? तो ये वी लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स. अभी तक हमारा जितना भी स्टॉक है नेचुरल रिसोर्सेज का, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का, वो बाद में खत्म हो जाएगा. मोर ओवर, बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल इज मेजर कॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन. अब हमने ये भी देखा है कि जब ये बर्न होता है तो पोल्यूशन क्रिएट करता है. और एयर कौन सा पोल्यूशन होता है? एयर पोल्यूशन, इजंट इट? द एयर पोल्यूशन इट क्रिएट. तो ये जलाना भी इसके लिए, बिना मतलब इसको जलाना, वेस्ट करना भी घातक है या नुकसानदायक है. चलो दूसरा देखते हैं. Their use is also linked to global warming. Student, global warming is very severe and dangerous to the atmosphere of the earth. Why? Because you know that global warming किससे होती है? global warming कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में अगर अर्थ के इर्द गिर्द, ऑल अराउंड द अर्थ अगर फैल गया तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, और उससे सारे वेजिटेशन नष्ट हो जाते हैं, एनिमल्स मरने लगते हैं, और बहुत सारा नुकसान होता है. इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी. ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तभी इसका यूज़ करें, अन्यथा नहीं करें. तभी जाके हम आने वाली जनरेशन्स को इसका लाभ दे पाएंगे. अदरवाइज क्या हो जाएगा? 100 साल के बाद तो खत्म ही हो जाएंगे. ठीक है. दिस विल रिजल्ट इन अ बेटर एनवायरनमेंट. इससे क्या होगा? आप अपना एनवायरनमेंट कैसा होगा? बेटर होगा. या हम उसको और अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, we will get an ambient environment. Better environment means also called as a ambient environment. All smaller risk of global warming and their availability for long period of the time. अगर हमने ऐसा इसका थोड़ा इस्तेमाल किया, रिस्क लेके किया, तो क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगी और अवेलेबिलिटी रहेगी. आने वाली जनरेशन के लिए अवेलेबिलिटी रहेगी फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम. ठीक है, उनके लिए वो बचा रहेगा. चलो नेक्स्ट देखते हैं. इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, दैट इज कॉल्ड द PCRA. क्या होता है इसका मतलब? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है अपने इंडिया में जो क्या करती है? एडवाइजेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल. ये ख्याल में रखना है. वाइल द ड्राइविंग, हाउ टू सेव द पेट्रोल एंड डीजल. आपने देखा होगा अभी
अब टीवी के अंदर में एक एडवर्टाइजमेंट आती है, हाउ टू सेव द पेट्रोल, ये पीसीआरए द्वारा ही होती है ना। बहुत बार दिखाया जाता है कि हम कैसे हम लोग पेट्रोल और डीजल यूज वेस्ट करते रहते हैं। तो वाइल देयर टिप्स आर देयर, अब वो टिप्स क्या है हम देखेंगे अभी। पहला टिप्स है ड्राइव द एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। एक तो कांस्टेंट स्पीड में लगाओ, या तो आप 40 या 30 की जो है उसको कांस्टेंट रखो, और ज्यादा ही कुछ है तो मॉडरेट स्पीड। मॉडरेट स्पीड मतलब न ज्यादा न कम, एकदम 10 भी नहीं होना चाहिए, 20 भी नहीं होना चाहिए कम, और ज्यादा में एकदम 60 और 80 भी नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द मॉडरेट एज फार एज पॉसिबल। ये आपको ख्याल में रखना जब भी आप कोई भी व्हीकल्स ड्राइव करते हैं। तो समझ में आ गया। नाउ कम टू द सेकंड टिप्स, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। दैट मीन्स जब भी आप सिग्नल्स में, ट्रैफिक सिग्नल्स पे रुकते हो, ट्रैफिक लाइट्स पे रुकते हो, तब आपको क्या करना है, आपका इंजन स्विच ऑफ कर देना। कुछ लोग क्या करते हैं, क्या हो सकता है 30 सेकंड 1 मिनट तक तो भी रहेगा, क्या हो जाएगा, लेकिन वो 1 मिनट और 30 सेकंड में भी आपका पेट्रोल क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। और उसमें अगर ऐसे हर किसी ने सोच लिया, सोचो अगर हर पूरी अर्थ के लोगों ने ऐसा सोच लिया तो कितना सारा पेट्रोल वेस्ट हो जाएगा। तो हम अपनी नहीं सोचते, हम सिर्फ अपनी ही सोचते, लेकिन हम पूरे वर्ल्ड की नहीं सोचते। जब हम पूरे वर्ल्ड की सोचेंगे तब हमको उसका एहसास होगा। तो क्या करना है, स्विच ऑफ करने का इंजन को एट द ट्रैफिक लाइट्स एट द सिग्नल, रेड लाइट सिग्नल्स पे उसको स्टॉप कर देने का। थोड़ा सा वेट कर लो और क्या हो जाएगा, उसके बाद में फिर से रीस्टार्ट करो। कभी कभी क्या होता है, किसी की ऑटो स्टार्ट होती है ना, इलेक्ट्रिक स्टार्ट होती है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ऐसे कुछ और रहते जिनके मोटर बाइक रहती है, उनको किक मार के स्टार्ट करना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं, बोलते जाने दो ना, फिर किक मारना पड़ेगा, फिर एनर्जी वेस्ट होगी। लेकिन एनर्जी वेस्ट होने के का सवाल नहीं है यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की अगर सब लोग ऐसे ही सोचेंगे तो क्या हो जाएगा। तो इसलिए बूंद बूंद से, वो कहते हैं ना बूंद बूंद से भरता है सागर, वैसा ही यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है कि बूंद बूंद से अगर आप बचाओगे तो वो पेट्रोल बचेगा और ज्यादा प्रमाण में बचेगा। समझ में आ गया। चलो थर्ड टिप्स क्या बोलती है, एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। जब भी आप पेट्रोल भराने जाते हो है ना, तब आपको टायर का हवा का प्रेशर आपको मेजर करना पड़ता है। ठीक है, सामने का जैसा चक्का रहेगा तो कितना है 35, या पीछे का रहेगा 45, या 30-35 भी चलता है, या 35-40 भी चलता है। फ्रंट एंड रियर, फ्रंट एंड रियर, फ्रंट और रियर मतलब पीछे का। तो ये टायर का प्रेशर, इससे क्या होगा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, क्या लाभ होगा इससे। अगर प्रेशर अगर आपका बराबर है तो आपका पेट्रोल और डीजल का जो भी आपकी गाड़ी है उसका एवरेज बहुत रहेगा, सही रहेगा, और उसके कारण आपको आपकी पेट्रोल की बचत होगी, पैसों की भी बचत होगी, है ना। तो आपको समय समय पर एंश्योर द करेक्ट टायर प्रेशर ये कराना बहुत आवश्यक है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि अगर आपके टायर में प्रेशर बराबर है तो आपको पेट्रोल भी कम लगेगा। ठीक है, चलो नाउ कम टू द फोर्थ टिप्स, एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है। अगर आपकी गाड़ी खटारा है ना, और उसको चलाए जा रहे उसका मेंटेनेंस ही नहीं कर रहे, तो आपका पेट्रोल भी ज़्यादा जाएगा और समय समय आपकी गाड़ी भी खराब हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपका पैसा खर्चा होगा। तो मेंटेनेंस 2-2 महीने में, 1-1 महीने में, जैसे भी आपकी रहता है सुविधा होती है, इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं या मेंटेनेंस कर सकते हैं, या उसको हम बोलेंगे सर्विसिंग करवा सकते हैं। सर्विसिंग कराना व्हीकल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 टिप्स, किसके द्वारा, पीसीआरए के द्वारा। So student, here we complete the chapter. Now what you have learned in this whole chapter, that we will have a small look. Coal, petroleum and natural gas are the fossil fuels. ठीक है, ये हमने पढ़ा। Fossil fuels were formed from the dead remains. कहाँ से मिलेगा, dead remains से मिलता है, of living organism millions of years ago. फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस, ये भी आपको पता है, ये भी एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस में आता है। नाउ
coal tar and coal gas are the products of coal. ठीक है, are the products of coal. Now come to next one. Petroleum gas, petrol, diesel, kerosene, paraffin wax, lubricating oils are obtained by refining petroleum. ये भी हमने देखा. ठीक है, अभी हम आगे आने वाले सारे क्लिप्स में हम ये देखेंगे पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल ये कैसे होते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ अभी आगे. नाउ द लास्ट पॉइंट इज कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर लिमिटेड. ये भी हमने देखा, ये भी बहुत लिमिटेड इसमें है. एंड वी शुड यूज देम जुडिशियली. व्हाट इज मीन बाय जुडिशियली? न्यायपूर्वक जिसको हम कहते हैं, उसको उसके प्रति हम न्याय करना है, अन्याय नहीं करना कि कैसे भी वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, यूज देम जुडिशियली. नाउ these are the pictures, students. See the types of natural resources. Vegetation is also a types of natural resources. Animal is also a types of natural resources. Soil is also a natural resources. Minerals, water and अब ये air है यहाँ पे, तो air भी natural resources हो गई. लेकिन ये सब क्या चीज है? वाटर और एयर तो वाटर तो है हमारे पास, लेकिन जो पीने वाला पानी भी कम हो जाएगा, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाता है. ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में. अब आ जाओ ओशन. 50 to 100 मिलियन ईयर्स अगो पहले ऐसे थे, डायनासोर्स थे, वो सब बहुत बड़ी बड़ी मछलियां भी थी सी के अंदर में, वो भी मर के नीचे गिरी. और फिर जो सैंड देखो कैसा हो गया, सैंड गिरना चालू हो गए, तब पेट्रोलियम फॉर्म हो गया है ना. ये ऐसे इस प्रकार से पेट्रोलियम फॉर्म हुआ और जो फॉसिल फ्यूल जिसे हम कह सकते हैं वो फॉर्म हो गया. तो ये पिक्चर वही दिखाता है. चलो नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं. सी दिस इज द बिगर एंड जूम इमेज ऑफ द कोल. ठीक है, ये नेचुरल कोल जो बना फॉरेस्ट से है ना, 300 मिलियन ईयर्स अगो में, जैसा हमने पढ़ा है उस प्रकार से ये कोल ऐसा होता है, मेन कोल. और दूसरा हम देखते हैं, ये हो गया कोक. ठीक है, और ये उससे इससे और इसमें दोनों में फर्क है. देखो इसमें अलग है और इसमें अलग है. ठीक है, कोक इज ऑल्सो डिफरेंट, इज अ पोरस. इसके अंदर में माइन्यूट पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं. चलो अब दूसरा देखते हैं. दीज आर द डीजल जनरेटर्स. ठीक है, डीजल से चलने वाला जनरेटर, पावर इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ भी अगर लाइट नहीं रहती है, जहाँ जब भी हमारी बिजली चली जाती है, कहीं फंक्शन होता है, कहीं ऑफिस में ये लगा हुआ होता है, देखा होगा आपने. तो ये जनरेटर किससे चलता है? डीजल से चलता है. ठीक है, चलो दूसरा हम देख लेते हैं. दिस इज अ पैराफिन वैक्स. ठीक है, पैराफिन वैक्स जिससे हमें ऑइंटमेंट बनता था. ठीक है, हमने देखा था ऑइंटमेंट होता था, कैंडल्स बनते थे उससे, और बहुत सारी दवाइयाँ भी में भी यूज होता था. और ये हमने देखा था बिटुमेन, मैंने आपको बताया था एक बीकर में बिटुमेन रखा था काले रंग का. अब वो देखो ड्रम, बड़े बड़े ड्रम में इस प्रकार से ब्लैक कलर का गाढ़ा लिक्विड रहता है, दैट इज कॉल्ड द बिटुमेन, या इसको हम बोलते हैं डांबर भी बोलते हैं. ठीक है, इन हिंदी. अब आ जाओ, दिस इज द पेट्रोल. सी इफ यू गो टू द पेट्रोल पंप, दिस इज द handle of that notch of the petrol and coming. So this is a petrol. This is also a natural resources. Kerosene. This is the kerosene can, and it is used to the where it is used in the stoves previously, but now kerosene is also in a jet aircraft, isn't it? Now come to the next picture. Naphthalene ball. This is a naphthalene ball. इसको हम डामर की गोलियां बोलते हैं. You can save your clothes and keep your clothes safe when you keep these balls under the clothes and order in the cupboard. आपकी मदर ये भी कभी कभी पूछना उनसे कि ये ऐसे डामर की गोली आप भी आजकल तो नहीं रखते, मगर आजकल के cupboards are very safe now, isn't it? And that is why this previously, but nowadays it is available in the market. चलो दूसरा लुब्रिकेटिंग ऑयल की बात मैं कर रहा था. व्हाट इज दिस इज लुब्रिकेटिंग ऑयल, यानी कि मशीन्स को स्मूथली चलाने के लिए हमें लुब्रिकेटिंग ऑयल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है. जैसे हम बोले मोटरसाइकिल के अंदर में क्या यूज होता है? टूटी ऑयल. वैसा ही ये लुब्रिकेटिंग ऑयल है, और वो लुब्रिकेटिंग ऑयल मशीन को स्मूथ चलाता है और स्मूथ रखता है. अंडरस्टैंड? दिस इज द लुब्रिकेटिंग ऑयल. नाउ कम टू दिस propylene. Other petrochemicals perform.
पेट्रोकेमिकल्स आर ऑल अराउंड अस, हम आजू बाजू जहाँ भी देखते हैं वो सब पेट्रोकेमिकल्स का ही फॉर्म होता है. हियर आर अ फ्यू वेज वी यूज देम एवरी डे. पहला होता है प्रोपाइलिन्स, ठीक है, ये एक प्रकार का प्रोपाइलिन्स होम यूज होता है. इथिलीन, ये प्लास्टिक के बैग में इथिलीन पॉलीथीन जिसको हम बोलते हैं वो भी है, इसके अंदर ही मिक्स होता है. अब ये सुटाडीन, ये भी कार में यूज होता है, कभी इसके मशीनरीज के इसमें यूज होता है. ये टोलिन, टोलिन होता है पेंट ब्रश बनाने में, बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाने में भी ये टोलिन यूज होता है. जाइलिन, जाइलिन तो बहुत आपने देखा होगा, आपके अंदर कॉलिन होगा जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स को साफ करने के लिए, तो वो जाइलिन से ही कॉलिन बना हुआ है, तो वो भी जाइलिन इज ऑल्सो अ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट. बेंजीन, बेंजीन इज ऑल्सो अ केमिकल प्रोडक्ट. वो कहाँ से बना है, पेट्रोकेमिकल से ही बना है. ये केमिकल है एक जो केमिस्ट्री लेबोरेटरी में ज़्यादातर यूज होता है. ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज होता है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का पेट्रोकेमिकल्स. ठीक है, तो student, here we complete the chapter now. I hope that you understand well, and the assignments I am giving, please find the assignment and solve it. Thank you. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.